नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारी खास पेशकश अनलॉक 1 में एग्री मार्केट। जी हां, इसमें आपका स्वागत है और इस खास शो में हम चर्चा करेंगे कि अनलॉक 1 में एग्रीकल्चर मार्केट की क्या तस्वीर है, क्या हालात हैं, डिमांड सप्लाई जो एग्रीकल्चर कमोडिटी है उसकी डिमांड सप्लाई को लेकर क्या सिचुएशन है, प्राइस को लेकर क्या सिचुएशन है और किसानों के हालात क्या हैं और आगे क्या कुछ इसमें और होने वाला है। इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे और हमारे साथ बातचीत करने के लिए सिराज हुसैन साहब हैं, फॉर्मर एग्रीकल्चर सेक्रेटरी हैं। हमारे साथ एसएलसीएम के सीईओ संदीप सवरवाल साहब हैं। इनसे हम जानेंगे कि क्योंकि सरकार ने बड़े पैमाने पर खरीद की योजना बनाई है अनाज की, तो क्या उसको रखने के लिए पर्याप्त जगह है या अभी इस दिशा में बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन मेरा पहला सवाल सिराज हुसैन जी आपसे होगा, वो ये कि अनलॉक 1 में एग्रीकल्चर मार्केट को लेकर क्या इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास आ रही है? क्या किसानों की जो प्रॉब्लम थी लॉकडाउन के दौरान वो प्रॉब्लम बहुत हद तक दूर हो गई है या अभी भी मुश्किलें बनी हुई हैं? देखिए, इस सवाल का जवाब ये है कि हर स्टेट की एक अलग स्थिति है। मिसाल के तौर पे अगर हम पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश की बात करें तो वहाँ के किसानों ने और वहाँ की राज्य सरकारों ने अच्छा काम किया और रिकॉर्ड तोड़कर पिछले सालों के रिकॉर्ड से भी ज़्यादा उन्होंने गेहूं प्रोक्योर किया और उसकी वजह से किसानों को गेहूं का एमएसपी मिला और उनकी एक रीजनेबल इनकम हुई। अब गेहूं के अलावा जो बाकी फसलों के किसान हैं, मिसाल के तौर पे जो चने के किसान हैं मध्य प्रदेश में, उनको एमएसपी नहीं मिल पा रहा है, उनके रेट्स काफ़ी कम चल रहे हैं। जो मक्का के किसान हैं बिहार में, वो तो एमएसपी से करीब 600-700 रुपए क्विंटल कम पे अपना मक्का बेचने पे मजबूर हैं। जो किसान दूध का उत्पादन करते हैं उनको 20-25% दाम कल मिल रहे हैं, क्योंकि होटल, रेस्टोरेंट, केटरिंग सेक्टर में दूध की डिमांड अभी भी वापस नहीं आई है। जो पोल्ट्री सेक्टर के किसान हैं वो बार बार फेक न्यूज का शिकार हो रहे हैं। आज भी किसी ने एक फेक न्यूज भेजी है मध्य प्रदेश से कि जी पोल्ट्री से कोरोना फैल रहा है। तो अलग अलग स्थिति अलग अलग जगह की है, लेकिन सबसे अच्छा जो प्रयोग हो रहा है वो हो रहा है तेलंगाना में। तेलंगाना गवर्नमेंट ये कह रही है कि इस साल आप मक्का ना उगाएं, आप मक्का की जगह कॉटन उगाएं, जबकि इन जनरल कॉटन का आउटलुक ये है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में परेशानी की वजह से, डिमांड डिस्ट्रक्शन की वजह से हो सकता है कॉटन के मुनासिब दाम न मिले। तो ये अलग अलग स्थिति पूरे देश के राज्यों की मैंने आपके सामने पेश करने की कोशिश की है। ओके, चलिए, ये आपने बताया कि अलग अलग राज्यों में क्या ताज़ा तस्वीर है कोरोना काल में खेती किसानी का। लेकिन अब सवरवाल साहब, मेरा आपसे सवाल ये होगा कि सरकार का पूरा जोर है कि किसानों की फसल को एमएसपी पर खरीदा जाए और इसको लेकर कई राज्यों में तारीखें भी बढ़ाई गई हैं, खरीद की तारीख भी बढ़ाई गई हैं, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में। आपको लगता है कि ये पर्याप्त है? और अगर सरकार इतने बड़े पैमाने पर खरीद कर रही है तो क्या उसे रखने के लिए हमारे पास पर्याप्त बंदोबस्त हैं, पर्याप्त वेयर हाउस हैं, या फिर ये कहीं ऐसा तो नहीं कि गले की घंटी बन जाएगी? तो मृत्युंजय जी, इसमें दो पहलू हैं एंड ये पहलू आपको माध्यम से मैं सबको बताना चाह रहा हूँ कि एमएसपी का जो मैकेनिज्म है ये पूरा कमोडिटी साइकिल को स्क्यू कर रहा है। ये कमोडिटी साइकिल को दो अलग अलग हिस्सों में बांट रहा है। तो आप देखेंगे तो प्राइवेट व्यापारी का एक बहुत बड़ा रोल है और रोल था पिछले 45 सालों में। ये कमोडिटी मार्केट्स में गवर्नमेंट के अलावा प्राइवेट मार्केट्स ने एक बड़ा उचित और बड़ा इंपॉर्टेंट रोल खेला। पर जैसे आप एमएसपी के ऊपर ही बात करते हैं तो एमएसपी पिछले 4 सालों में 5 सालों में कंसेक्टिवली बढ़ा के इन्होंने क्या किया है कि जो आपका प्राइवेट प्लेयर है वो इस मार्केट से निकलता जा रहा है। तो जहां तक बात है कि गवर्नमेंट में एमएसपी की इम्प्लीमेंटेशन, जैसे सर ने बोला कि हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पंजाब, हरियाणा, इन स्टेटों में बहुत जबरदस्त इम्प्लीमेंटेशन हुआ। अब उसका अपने एक प्रॉब्लम्स हैं। जहां तक आप ये मेरे से पूछ रहे हैं कि पर्याप्त वेयर हाउसिंग है या नहीं है, तो मैं आपको ये बता दूं कि पिछले 7 सालों में वेयर हाउसिंग का जो प्ले है वो वेयर हाउसिंग का प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर से हटके मैनेजमेंट पे आ चुका है। तो ये कहना कि वेयर हाउसिंग है या नहीं है, ये क्वेश्चन ही नहीं है। क्वेश्चन ये है कि जो वेयर हाउसिंग है, चाहे वो ओपन प्लेस है, चाहे वैसे प्रॉपर वेयर हाउसिंग है, क्या वो प्रॉपर्ली मैनेज हो पा रहे हैं इस इम्प्लीमेंटेशन पे या नहीं, ये क्वेश्चन होना चाहिए हमारा।
दूसरा आ जाते हैं कि आप ये बोले कि जी इतनी बड़ी खरीद अगर गवर्नमेंट कर रही है तो ये आगे जाके आगे जाके क्या पूरे सिनेरियो पे बेसिस बनेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट रह जाता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आपने पिछले 5 सालों या 3 सालों में जो भी एमएसपी में प्रोक्योरमेंट किया, उसके बाद अल्टीमेटली आपने एक्सटेकर ने उसको सब्सिडाइज करके सेल किया, चाहे वो नैफेड के थ्रू कराया चाहे एचईआई ने किया। अब ये करने पे आपका पूरा प्राइवेट ट्रेड इससे बाहर हो रहा है। इसमें अगर आप देखेंगे तो एक साइड पे तो इंडिया, हम कहते हैं मेक इन इंडिया की बात करते हैं, एक साइड पे हम कहते हैं कि प्राइवेटाइजेशन इज द वे फॉरवर्ड। दूसरी साइड पे अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर में गवर्नमेंट का रोल ज्यादा बढ़ता जा रहा है, बजाय कि वो कोलैबोरेटिव होने की वजह से घटना चाहिए था। ठीक है। तो आपने कहा कि सवाल ये नहीं है कि वेयर हाउस है कि नहीं, सवाल ये है कि जो वेयर हाउस हैं वो कितने प्रॉपरली मैनेज हैं। चलिए, हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए डबलिंग फार्मर इनकम कमेटी, जो किसानों की आमदनी दोगुनी करने का टारगेट रखा गया है 2022 तक, उसको लेकर जो कमेटी बनी है डबलिंग फार्मर इनकम कमेटी, उसके हेड और रेनफेड अथॉरिटी के सीईओ अशोक दलवाई साहब जुड़ रहे हैं इस वक्त हमारे साथ। दलवाई जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मेरा आपसे सवाल यह है, हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं आज इस खास मुद्दे पर कि अनलॉक 1 में एग्रीकल्चर मार्केट की तस्वीर कैसी है। तो आप अगर बता पाए सरकार के पक्ष के हिसाब से कि क्या हालात हैं अनलॉक 1 में, किसानों की जो समस्याएं थी लॉकडाउन के दौरान, उसको आप लोग कितनी दूर कर पाए हैं, और ताजा हालात क्या है अभी खेती किसानी को लेकर? अब तो हम इस स्टेज पर पहुंचे हैं कि वहाँ जहाँ इकोनॉमी को पूरा ओपन किया गया है, पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर इकोनॉमी को तो ओपन किया गया है। जैसे आप जानते हैं, पूरा जब अप्रैल महीने में और मई महीने में पूरा लॉकडाउन था, तब भी एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत सारे कंसेशन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने दिया था। तो उस समय भी जो जैसे हमारा प्रोक्योरमेंट है, ठीक तरह हमारा प्रोक्योरमेंट हुआ, क्योंकि ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट थोड़ा ब्रेकडाउन हुआ था, लोगों को मार्केट पहुंचने में कष्ट था, तो डायरेक्ट ट्रेड को अलाउ किया गया है। अब तो डायरेक्ट ट्रेड के लिए तो नया कानून बन गया, मगर इससे पहले भी जब वो अलाउ नहीं था, तब भी अलग अलग राज्यों ने एपीएमसी एक्ट में रिलैक्सेशन करके डायरेक्ट ट्रेड के लिए अलाउ किया। तो हम ये देखा कि फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, अलग अलग एग्रीकल्चर कमोडिटीज हो, बहुत प्रमाण पर, जैसे पहले से ही ज्यादा प्रमाण पर खरीदारी हुई। अब तो ये जून महीने में अब तो एग्रीकल्चर इकोनॉमी पूरा खुला गया है, और अब जो नया ट्रेड कानून बनाया गया है, नया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट बनाया गया है, ये दोनों को अब इम्प्लीमेंटेशन शुरू होगा, तो डायरेक्ट ट्रेड तो हो जाएगा एपीएमसी के साथ साथ। तो मैं समझता हूँ जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिए पहले से ही अब अच्छा सा एक परिवेश बन गया है, और कुछ 1-2 महीने तो लगेगा ही ये नया कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए, सबको अंडरस्टैंड करने के लिए। तो जरूर इससे किसान को फायदा होगा। और क्यों आपने ही खुद देखा है कि हमारे दलवाई जी, किसानों को फायदे की बात हम लोग कर रहे हैं, अच्छी बात है। सर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ये बात ठीक है कि आपने इस बार सरकार की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि आप एमएसपी के ऊपर खरीदें, राज्यों को ये दिया गया है, कहा गया है, वक्त भी बढ़ाया गया, ये अच्छी बात है। एमपी में तारीख बढ़ी है खरीद की, चने की, सरसों की, और राजस्थान में भी। लेकिन बिहार के जो मक्का किसान हैं वो बहुत परेशान हैं, उन्हें 1100-1200 के भाव पर मक्का बेचना पड़ रहा है, एमएसपी के मुकाबले काफ़ी कम के भाव पर। क्या एक हॉलिस्टिक व्यू है क्या? क्योंकि कई बार ये होता है कि पॉलिसी तो आप लोग बनाते हैं, लेकिन उसे ग्राउंड तक उतरते वक्त बड़ा लंबा वक्त लग जाता है, और तब तक जो डैमेज होना होता है वो हो जाता है। तो इसको सर थोड़ा त्वरित गति से काम करने के लिए, या तुरंत किसानों को फायदा पहुंच जाए, इसको लेकर कोई रोड मैप तैयार हुआ है क्या? जरूर रोड मैप है। इसीलिए तो जो आत्मनिर्भर भारत जो है, ये जो आप कह रहे हैं, ये जो समस्या है कल का आज का नहीं है, ये तो बहुत साल से ऐसा ही चलकर आ रहा है। ये एमएसपी के द्वारा जितना भारत देश में उत्पादन होता है, हर कमोडिटीज को खरीदने का बहुत संभव नहीं होता है। सरकार का यही चिंता है कि कैसे हम मार्केट में सुधार लाए ताकि किसान को एमएसपी से ज्यादा पैसा मिले। अगर अब आज बिहार में मक्के के लिए नहीं मिल रहा है, या चने के लिए मध्य प्रदेश में नहीं मिल रहा है, इसे यही
यही पता चलता है कि हमारा मार्केट में सुधार बहुत आवश्यक है। तो यही एक लक्ष्य है कि आत्मनिर्भर भारत के तहत मार्केट रिफॉर्म्स हो। मार्केट रिफॉर्म्स के साथ साथ एग्रीकल्चर लॉजिस्टिक्स बने, इसका मतलब स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन बने। प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें शामिल किया जाए ताकि मार्केट रोबस्ट हो जाएगा। जब एग्रीकल्चर वैल्यू चेन बन जाएगा, जो उद्देश्य है आत्मनिर्भर भारत का, तो जरूर आप देखेंगे कुछ सालों में ये मार्केट में ये प्राइस डिस्कवरी ठीक हो जाएगा और एमएसपी से ज्यादा मिलना शुरू हो जाएगा। अब यही समस्या है कि हमारा प्रोडक्शन ज्यादा है और उसी प्रमाण पर मार्केटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनाया गया था। तो ये तो आज का प्रॉब्लम नहीं, ये तो साल से चल रहा है। तो इसको हल करने के लिए ही आत्मनिर्भर भारत एक पैकेज है और यही रोड मैप है। तो इस रोड मैप में क्या होगा, दो चीज होगा। पहले मार्केट रिफॉर्म, हमारे लिए दो प्रकार के मार्केट हम खड़ा करेंगे, एक है एपीएमसी मार्केट और दूसरी है डायरेक्ट ट्रेड। और इनको सपोर्ट करने के लिए नीचे स्तर पर ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट, फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, और इनको सपोर्ट करने के लिए किसान को इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट को ज्यादा दिया जाएगा। मतलब प्रोडक्शन स्तर पर 13 लाख करोड़ का इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का व्यवस्था इस साल पर किया जाएगा। और इसके साथ वेयर हाउस बेस्ड नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट के माध्यम से एडवांस लोन किसान को दिया जाएगा ताकि डिस्ट्रेस सेल नहीं होगा। तो आप देखिए कि हर लेवल पर जहां जहां जो हम कमियां देख रहे थे उसको, वो समस्या को हल करने के लिए एक नया सॉल्यूशन दिया गया है। इन सब को अगर ये सब साकार करना है, एग्री लॉजिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एग्री लॉजिस्टिक्स के लिए ही लगभग 1,60,000 करोड़ एग्री लॉजिस्टिक्स का घोषित किया गया है। वो एग्रीकल्चर में, लाइफ स्टॉक में, फिशरी सेक्टर में, माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस में, मेडिसिनल हर्बल प्लांट्स में, अगर सबको आप जोड़ेंगे, शामिल करेंगे तो इट विल बी 1,60,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट होगा। जब ये एग्री लॉजिस्टिक्स मजबूत हो जाएगा, रोड मैप अपने आप ठीक हो जाएगा। तो इसके लिए कुछ समय तो लगेगा ही। तब तक हमारा जो एक होलिस्टिक प्लानिंग की गई है कि हाँ, तो आप कह रहे हैं कि किसानों के लिए पर्याप्त बंदोबस्त किए गए हैं। देखते हैं ग्राउंड पर कब तक उतरता है। लेकिन सिराज हुसैन जी, एक सवाल मेरा आपसे होगा, क्योंकि जब से कोरोना का मामला आया है दुनिया भर में ग्रोथ को लेकर चिंताएं काफ़ी बढ़ गई हैं कि जो आर्थिक हालात हैं दुनिया भर के खराब हो रहे हैं। अलग अलग आंकड़े भी आ रहे हैं, अनुमान भी जताए जा रहे हैं अलग अलग एजेंसियों की तरफ से। एग्रीकल्चर ग्रोथ को लेकर के आगे आपको कैसी तस्वीर दिख रही है? देखिए, मुझे लगता है कि इस साल एग्रीकल्चर ग्रोथ कम से कम 3% के आसपास रहेगी। और अगर मॉनसून अच्छा रहा और मॉनसून का डिस्ट्रीब्यूशन ठीक रहा और प्राइसेस रिकवर हुए तो हो सकता है कि हम 3.5 पौने 4% तक की ग्रोथ भी अचीव कर सकें। लेकिन मैं आपके एक सवाल का जवाब देना चाहूँगा। आपने पूछा था कि जो गेहूं और चावल प्रोक्योर किया है उसको रखने की जगह है या नहीं है। मैं एफसीआई का सीएमडी रहा हूं। जब हमने 2008 से 2010 के बीच में 15 मिलियन टन की नई कैपेसिटी सैंक्शन करी थी, तो ये आपके दर्शकों को मालूम होना चाहिए कि ये हमने एस्टिमेट किया था कि पीक स्टॉक हमारा जो होगा वो 60 और 65 मिलियन टन के बीच होगा। और 1 जून को जो पीक स्टॉक है वो पहुंच रहा है 97 मिलियन टन। तो देश इतने बड़े स्टॉक को अच्छी तरह रखने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। और मुझे बहुत डर लगता है कि जो गेहूं कच्चे प्लिंथ में मध्य प्रदेश में खास तौर से और पंजाब में रखा हुआ है, अगर बारिश ज्यादा हुई तो वो डैमेज होगा। और मैंने टीवी पे कुछ इमेजेस देखी हैं, मध्य प्रदेश में जो गेहूं रखा है उसके नीचे तो लकड़ी का क्रेट भी नहीं है, वो सीधे पॉलीथीन पे रखा हुआ है। तो हम बहुत खराब स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं। और मैं ये सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, दलवाई साहब भी यहाँ मौजूद हैं, कि वो सरकार को तुरंत बताएं कि अगर आगे चलकर भी हमें इतना ज्यादा प्रोक्योरमेंट करना है और स्टॉक इस लेवल तक पहुंचना है तो फिर हमें तुरंत इमरजेंसी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए साइलो फॉरन बनाने चाहिए, जिससे कि प्रोक्योर्ड स्टॉक खराब ना हो। ओके, ये आपने एक फ्लैग ऑफ किया, अच्छी बात है। दलवई जी, आपने सुना होगा जो सिराज जी ने कहा कि रखने की दिक्कत है और
ऐसे में बड़े पैमाने पर अनाज के बर्बाद होने का खतरा होता है। इसको लेकर कोई इमीडिएट प्लानिंग हो रही है क्या गवर्नमेंट के लेवल पे? मैं तो इमीडिएटली ऐसा नहीं बता सकता हूँ, मगर जो सेशन दिया गया है, साहब तो पहले एफसीआई के चेयरमैन रहे हैं तो वो सब जानते हैं। जरूर इसको मैं जो हमारा फूड डिपार्टमेंट है उनको पहुंचा दूंगा, मगर मैं समझता हूं कि वो जरूर, क्योंकि ऐसा प्रॉब्लम बहुत पहले भी होता था हमारे देश में, तो ओपन फिलिंग सिस्टम के माध्यम से प्राइवेट सेक्टर में पिछले 10 साल में हमारा स्टोरेज स्क्रीन के माध्यम से बहुत सारा पैसा दिया गया है प्राइवेट सेक्टर को। तो प्राइवेट सेक्टर का शायद गोडाउन यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो भी एक, वो जब फाइनेंस हुआ था वो भी एक कंडीशन था कि उन्होंने उनका जो स्टोरेज है वो स्टोर करने के लिए देंगे एफसीआई को। तो मैं मानता हूं कि जितना, क्योंकि हमारे देश में मैक्रो लेवल पर हम जानते हैं कि लगभग जी चलिए, अब वक्त है एक ब्रेक का। और बहुत ही अच्छी बात ये हुई कि सिराज जी ने चर्चा की कि रखरखाव की दिक्कत है, और एमपी का जो आपने जिक्र किया और तुरंत उस पर हमने अशोक दलवाई जी का रिएक्शन लिया, तो बात सरकार तक पहुंच गई। उन्होंने कहा कि बिल्कुल उनके संज्ञान में आया है और वो संबंधित अधिकारी तक ये बात पहुंचाएंगे। छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि डिमांड सप्लाई को लेकर एक्चुअली ताज़ा हालात हैं क्या, और क्या आगे अनाज की कीमतें कुछ बढ़ेंगी या फिर कम होंगी या फिर कोई बदलाव नहीं होगा। इस पर हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है और हमारी खास चर्चा जारी है। हमारे साथ तीनों खास मेहमान बने हुए हैं। संदीप जी, मैं सर अब आपसे जानना चाहता हूं, चूंकि आप वेयरहाउस के मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं, तो अभी एक्चुअली क्या हालात हैं? मतलब डिमांड सप्लाई को लेकर कोई चिंता की बात तो नहीं है ना? मतलब हमारे देश में गोदामों में भी पर्याप्त अनाज का स्टॉक है, इसको लेकर कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो दो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं और जिसमें शिराज जी का जो फीडबैक है वो बहुत करेक्ट है। पहला फीडबैक तो ये है कि स्पेशली लॉकडाउन के अंदर क्योंकि एग्री मार्केट्स को एक स्पेशल स्टेटस दिया हुआ था कि ये एसेंशियल सर्विसेज हैं, तो डिस्ट्रप्शन हुआ पर कम हुआ। इसका डिस्ट्रप्शन का दूसरा मामला ये भी है जो सप्लाई चेन का डिस्ट्रप्शन है कि ट्रक्स की अवेलेबिलिटी, लेबर अवेलेबिलिटी, ये सब जो इसमें खासा है, इसमें मुश्किल आई है। और ये मुश्किल आज भी चल रही है क्योंकि जो फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल है एक स्टेट से दूसरे स्टेट, जो माइग्रेंट स्टेट की मूवमेंट है वो भी मूवमेंट अभी रिस्ट्रिक्टेड है। तो इससे एक फर्क तो पड़ रहा है इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम का। दूसरा आ जाता है कि पर्याप्त वेयर हाउसिंग है या नहीं है, तो इसका जवाब मैं आपको इस तरह से देना चाहता हूँ कि जैसे अगर आप हमारे ग्रुप के बारे में बात करें तो हम 5000 वेयर हाउसिंग मैनेज करते हैं थ्रू आउट इंडिया। अब इसमें ओपन प्लिंथ भी आ गए और नॉन प्लिंथ भी आ गए, और इसमें ये बहुत चिंताजनक बात है कि हाँ अगर कहीं पे वेयर हाउस में माल लगा हुआ है ओपन प्लिंथ में बिना वुडन रेट्स के, तो ये चिंताजनक बात है। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि वो माल सारा खराब हो जाएगा। उसके भी मैनेजमेंट के सिस्टम्स हैं, अवेलेबल हैं, जो आज की साइंटिफिक वे में आज भी अवेलेबल हैं, परंतु उसका संचालन करना और उसके ऊपर निगाह रखना इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर जो मैं आपको बताना चाहूँगा। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट इस माध्यम से बताना चाहूँगा जो शिराज जी ने अभी फ्लैग ऑफ किया कि हमारे पास इस अप्रैल में 97 लाख मीट्रिक टन गेहूँ था। क्वेश्चन ये पूछना चाहिए हमारे को कि क्या ये जरूरत है इतने बड़े टनेज की? हमारे को क्या बफर स्टॉक इतना जरूरत है भी इस कंट्री को? क्योंकि हो ये रहा है क्योंकि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे और उसके साथ मार्केट इकोनॉमी को आप नहीं चलने देंगे, जो कि हो रहा है, तो अल्टीमेटली इस पूरे ग्रेन्स का बायर ही एक है, वो है गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट ही मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे बाय करेगा और वही मार्केट करेगा तो प्राइवेट सेक्टर इसमें कैसे अपना योगदान देगा? प्राइवेट सेक्टर तो तभी योगदान दे सकता है जब उसको प्राइजेस के साथ उसको फ्री मार्केट इकोनॉमी में उसको उसके साथ काम करने का उसको अलाउ किया जाए। आज की डेट में हम देख रहे हैं कि गेहूं में हम इतने सरप्लस हैं, परंतु अभी भी अगर आप देखेंगे दाल दलहनों में हमारे फिर भी इम्पोर्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि इसका एकमात्र कारण सिर्फ यही है कि हमारे प्राइसेस जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस, वो गेहूं और चावल पे तो हम लगातार बढ़ाते चले गए और उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी होती रही, सरकारी एजेंसी उसकी प्रोक्योरमेंट भी करती है, परंतु बाकी चीजों में आपने जब मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाया उसकी या तो प्रोक्योरमेंट नहीं हुई, या अगर प्रोक्योरमेंट हुई है तो आगे मैनेजमेंट नहीं हुई। तो ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन में बहुत फर्क है फ्रॉम पॉलिसी लेवल।
इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हम बात कर रहे हैं कि मक्के में प्राइस नहीं मिल रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात ये करना चाह रहा हूँ कि बिहार में तो एपीएमसी मार्केट यार्ड एपीएमसी मॉडल एक्ट ही नहीं है। अगर बिहार में आज की डेट में मेरे पास मंडी एक्ट नहीं है और हमको आप इसको कंपेयर करते हैं मंडी एक्ट जो ऑलरेडी पंजाब एंड हरियाणा में हो रहा है, तो ये दो अलग अलग चीजें कंपेयर कर रहे हैं। जबकि अगर आप ऑर्डिनेंस जो देखें जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी निकाला, जिसके तहत ये हो गया कि प्राइवेट प्लेयर्स आपका मंडी के बाद कहीं भी रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, तो क्वेश्चन ये आना चाहिए कि पिछले 45-47 सालों में भी अगर आप देखेंगे तो अदर स्टेट्स जैसे बिहार जैसी स्टेट है जहाँ पे 5 साल से मंडी एक्ट ही नहीं है, वहां पे ये सब ऑर्डिनेंस क्यों नहीं बने? वो इसलिए नहीं बने क्योंकि फ्री मार्केट इकोनॉमी चली नहीं रही है एग्रीकल्चर में। ओके, ठीक है, ठीक है। अब सिराज जी, मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं सर। एक बड़ा मुद्दा जो आज के समय में है वो ये है कि एग्री एक्सपोर्ट को लेकर दिक्कत है, क्योंकि कोरोना की वजह से दुनिया भर के आर्थिक हालात खराब हैं, तो एक्सपोर्ट का मार्केट बहुत खराब हुआ है। तो ऐसे में क्या वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, क्योंकि अगर एक्सपोर्ट का मार्केट हमारा एग्री का ठीक नहीं होगा तो किसानों को भी वाजिब भाव मिलने में दिक्कत आएगी। इस फ्रंट पर आप क्या सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या सॉल्यूशन देख रहे हैं? देखिए, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, हमारे जो मेजर एक्सपोर्ट्स हैं उसमें चावल का एक्सपोर्ट है, इसके बाद मैरीन प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट है और बफलो मीट का एक्सपोर्ट है, कॉटन का एक्सपोर्ट है, थोड़ा बहुत फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का एक्सपोर्ट है। तो अब हर एक के बारे में एक अलग नीति बनाने की ज़रूरत है। मैंने पहले भी लिखा है कि अगर हम अगले 10 साल का पर्सपेक्टिव देखें तो मुझे लगता है कि हमारा चावल का एक्सपोर्ट गिरेगा। ये यानी कि अगर ये तकरीबन $7 बिलियन है तो ये घट के हो सकता है 5 हो जाए, 4 हो जाए, क्योंकि पंजाब हरियाणा में और कुछ प्रदेशों में भी चावल की खेती, धान की खेती जितनी अभी हो रही है उतनी नहीं रहनी चाहिए और वो गिरेगी। तो इस एक्सपोर्ट को हम दूसरी चीज़ों से मेकअप करें। अब इसमें हमारी पॉलिसी बड़ी मडल्ड है। गवर्नमेंट की पॉलिसी बिल्कुल क्लियर नहीं है कि वो बफलो मीट का एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहती है या नहीं चाहती है। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश ने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट अमेंड कर दिया और अब शहरों के बीच में जितने भी एबेटॉयर थे वो कोई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी नहीं बची उसको मेंटेन करना। तो जाहिर है कि कैसे एक्सपोर्ट होगा। बहुत अच्छा मॉडल दिल्ली में इसमें सामने आया था, जहां दिल्ली की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने एबेटॉयर में इन्वेस्टमेंट किया और उसको फिर पीपीपी मोड में चलाया। एक शिफ्ट मीट डोमेस्टिक कंजम्पशन होता है, लोकल कंजम्पशन, और बाकी एक्सपोर्ट होता है। तो हमें अपनी नीतियों को बिल्कुल क्लैरिटी के साथ लागू करना होगा और प्राइवेट सेक्टर के थ्रू ही हो सकता है। एक्सपोर्ट तो गवर्नमेंट नहीं कर सकती है। प्राइवेट सेक्टर ने मीट एक्सपोर्ट की आप देखें, राइस एक्सपोर्ट की देखें, मैरीन एक्सपोर्ट की देखें, इतनी अच्छी वैल्यू चेन अपने पैसे से बनाई है। इसको बढ़ावा देने की जरूरत है। बाकी ये एक लंबा सब्जेक्ट है जिसके बारे में हमने लिखा है, फिर कभी डिटेल में बात कर लेंगे। ओके, ठीक है। तो आपने ये कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं कि एक्सपोर्ट को लेकर के सरकार को अभी क्या फोकस करना चाहिए, ये एक महत्वपूर्ण बात है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सिराज हुसैन साहब आपका और संदीप सवरवाल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास चर्चा में, और अशोक दलवई जी आपका भी खास तौर पर शुक्रिया आने के लिए, बताने के लिए कि क्या चुनौतियां और क्या क्या सरकार के लेवल पर अभी हो रहा है। तो हमने आपको ये बताने की कोशिश की है कि अनलॉक 1 में एग्री का मार्केट कैसा है और आगे कैसा रहने वाला है। तो एग्रीकल्चर के फ्रंट पर जो बात अभी सिराज जी ने भी कही कि एग्रीकल्चर की ग्रोथ 3.5% भी रह सकती है, मतलब बहुत चिंता की बात नहीं है। अच्छी बात यह है कि मानसून अच्छा रहने वाला है और उत्पादन ठीक ठाक हो जाएगा, और जो रबी का उत्पादन हुआ है उसको भी सरकार अपने स्तर से खरीदने का प्रयास कर रही है। कुछ महत्वपूर्ण सुझाव आए हैं रख रखाव को लेकर के, वेयर हाउस के मैनेजमेंट को लेकर के, और इसके ऊपर अगर सरकार जल्द ध्यान दे दे तो यहाँ पर भी हालात ठीक हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।